नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। देखते हैं कि महुआ मोइत्रा मामले में अब क्या हो रहा है, कहां जा रही है ये खबर। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप से घिरी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने आज एक कदम पीछे खींचे हैं। जब दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मामले के वकील जय अनंत देहाद्री और कई मीडिया समूहों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दी। लेकिन आज उनके वकील ने अपनी याचिका से मीडिया घरानों के नाम हटाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि उनका केस बस दो प्रतिवादियों बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्री के खिलाफ सुना जाए। महुआ मोइत्रा का कहना है कि जय अनंत देहाद्री उनके करीबी दोस्त होते थे और अब वो कथित तौर पर उन्हें धमकी भरे और अश्लील संदेश भेज रहे हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी समूह को निशाना बनाया और इसके लिए संसद के अपने अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया। दर्शन हीरानंदानी ने ये बात मान चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने महुआ को काफ़ी महंगे तोहफे दिए थे। और इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल, जो इस मामले को लगातार ट्रैक कर रही हैं, इस पर नजर रखे हुए हैं। वसुधा, इस मामले में काफी उलटफेर अब हुआ, जबकि इन्होंने जो नाम दिए थे कुछ मीडिया हाउसेस के भी वो वापस लिए हैं। तो इसकी क्या वजह है और इस मामले में अब किस तरह की और कॉम्प्लेक्सिटीज दिख रही हैं? एक्चुअली महुआ मोइत्रा का जो डेफेमेशन केस था उसकी आज सेकंड हियरिंग थी। फर्स्ट हियरिंग 21 अक्टूबर को हुई थी, वो भी काफी दिलचस्प और ड्रामेटिक हुई थी क्योंकि उसमें ये जज को पता चला था कि उनके जो काउंसिल थे वो जय अनंत देहाद्री जो कंप्लेनेंट हैं उनको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो उनको उन्होंने डांट लगाई थी जज ने और कहा था कि ये काफी अपॉलिंग है और उसके बाद लॉयर ने जो है विड्रॉ कर लिया था उस केस से। तो आज दूसरा हियरिंग था और इस हियरिंग में दो चीजें हुई। एक तो महुआ मोइत्रा ने जो चार्जेस उन्होंने मीडिया के खिलाफ डाले थे वो उन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं। 15 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने नेम किया था। उसके साथ साथ सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं फेसबुक, एक्स और यूट्यूब का भी नाम था उसमें, उन्होंने मीडिया के खिलाफ ये जो है चार्जेस अभी ड्रॉप कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो रिलीफ कुछ चाहती नहीं है। लेकिन जय अनंत देहाद्री जो उनके करीबी रह चुके हैं, जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने सीबीआई को भी अप्रोच किया है कंप्लेंट्स लेकर, उनके खिलाफ और निशिकांत दुबे के खिलाफ ये केस चलता रहेगा। इसकी तीसरी सुनवाई होगी दिसंबर 5 को और तब पता चलेगा कि कोर्ट की तरफ से क्या इसमें फैसला लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एथिक्स कमेटी जो है वो नवंबर 2 को मिस मोइत्रा को सबमिट उनको सुनेगी। उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी वो प्रेजेंट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि एथिक्स कमेटी ने कहा है कि काफी सीरियस चार्जेस हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने दो जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उन्होंने साफ किया कि पैसे उन्होंने नहीं लिए थे। यस, ऑफ कोर्स गिफ्ट्स उन्होंने लिए थे, कुछ मेकअप आइटम हो गया या तो फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात का भी एक्सेप्टेंस किया है कि उन्होंने अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स और साइन इन जो पासवर्ड होता है वो दर्शन हीरानंदानी के टीम के साथ शेयर किया था, जो अपने आप में एक वायलेशन है क्योंकि एनआईसी कहता जरूर है कि एमपीज जो हैं ये बात नहीं कर सकते हैं। तो आज कोर्ट में ये बात भी निकली और अभिमन्यु भंडारी जो निशिकांत दुबे के लॉयर हैं उन्होंने पर्जरी चार्जेस के साथ प्रोसीड करने की अनुमति ली है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने ये बात झूठ बोली थी कोर्ट के डॉक्यूमेंट में कि ये सारे एलिगेशंस गलत हैं, जबकि उन्होंने टीवी में जाके ये कहा है कि कुछ एलिगेशंस उनमें से सही हैं। ये दो बातें हुई आज। वसुधा, तो फिर अब महुआ मोइत्रा ये कह सकते हैं कि ज्यादा घिरी हुई लग रही हैं, कई तरह के चार्जेस ये भी उन्होंने कबूल कर लिया है कि लॉगिन पासवर्ड उन्होंने दिया था, गिफ्ट्स की बात भी वो मान रही हैं, मीडिया हाउसेस के खिलाफ उन्होंने केसेस भी विदड्रॉ किए हैं। तो ये अब जो याचिका जो उन्होंने की थी वो विदड्रॉ किया है, तो क्या वो थोड़े बैकफुट पे इस समय लग रही हैं?
मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है, और उनका केस जो है काफी जैसे उन्होंने आज डाइल्यूट किया है चार्जेस ड्रॉप करके, उससे भी ये साबित जरूर होता है। उसके साथ साथ जो 60 क्वेश्चंस उन्होंने जो रेज किए हैं, उसमें से 51 का जो आप देखोगे तो इट इज डायरेक्टेड एट गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी, और हीरानंदानी ग्रुप के इंटरेस्ट को परपेचुएट करते हैं। तो उस बारे में जी। उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, उन्होंने सिर्फ ये जरूर कहा है कि ये दोनों कंपनीज राइवल्स नहीं है, जो कि बात गलत है। और हम जानते हैं कि हीरानंदानी ग्रुप काफी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लूज कर चुकी है अदानी ग्रुप के सामने। तो काफी वो बातें जो है उसके कारण उनका ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि ज्यादा सिवियर हो रहा है। जी, शुक्रिया आपका वासुदा वेणुगोपाल, ये तमाम बात समझाने के लिए और इस केस की डिटेल्स बताने के लिए कि क्या ये मामला चल रहा है। महुआ मोइत्रा थोड़ा बैकफुट पे इस समय लग रही हैं। और अब अपने दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। बात बहुत गंभीर है दिल्ली के प्रदूषण की, और हम हर साल इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है जो वाकई दिल्ली की हवा को या दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करे। लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण ने काफ़ी चिंता बढ़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए कहा है कि अदालत चिंतित है। इस समय दिल्ली में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। कुछ दशक पहले ये दिल्ली का अच्छा समय होता था, लेकिन आज हालत ये है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तो हलफनामा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, और कहा गया है कि राज्य ये बताएं कि प्रदूषण रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। 7 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। कागजी और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क होता है, ये कहा है कोर्ट ने। दिल्ली की AQI यानी कि जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है कि क्या है आपकी हवा की गुणवत्ता, उसमें सुधार नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बीते 3 साल और आज के हालात के बारे में बताया है। प्रदूषण के कारकों के बारे में बताया गया है। कमीशन ने प्रदूषण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, ऐसा केंद्र ने बताया है। 2 दिन में पराली जलने की घटना बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले 40% हालांकि कम भी हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोर्ट में हुई हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर प्रदूषण से जुड़ी है, ये है कि एम्स की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में होता है वो हमारी सेहत के लिए ख़ास तौर पे कितना ज़्यादा खतरनाक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो गाड़ियों के धुएं में पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलता है, पेट्रोल और डीजल के जलने से। यानी दिल्ली के ट्रैफिक से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी होती है। दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर और तमाम जगह पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, हम सब जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं। जिसे हम PM कहते हैं, यानी पार्टिकुलेट मैटर, वो निर्माण कार्य और पराली जलाने से होता है। लेकिन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से निकलता है। NO2 फेफड़ों को बीमार बनाता है, ये एलर्जीज की वजह है, छींक और कफ। 7 दिन तक, काफ़ी छोटे समय के लिए भी अगर लगातार इससे एक्सपोज्ड हों तो असर खतरनाक होता है, और उसकी वजह से इमरजेंसी रूम विजिट 53% बढ़ती है। प्रदूषण बढ़ते ही सांस से जुड़ी बीमारियां एम्स में बढ़ जाती हैं। 95% रोगी सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करते हैं, और 74% रोगी कफ से परेशान मिलते हैं। ये लक्षण कम से कम 3 दिन तक बने रहते हैं। ये स्टडी जो है वो जून 2017 और फरवरी 2019 के बीच एम्स की इमरजेंसी में आए 69,400 मरीजों के पर की गई है, जिनमें से 9,243 मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गंभीर स्थिति है, हर साल इस पर बात होती है, लेकिन सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो, वो केंद्र सरकार हो, कौन इस पर क्या काम कर सकता है कि जो शहर में रहने वाली आबादी है उसकी जिंदगी की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। विवेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम मैनेजर APCU, और डॉक्टर नरेश त्रेहान प्रमुख हैं मेदांता के। डॉक्टर नरेश त्रेहान, एम्स की स्टडी भी दिखाती है कि सिर्फ PM 2.5 की बात नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना खतरनाक हो सकता है। इस दौरान किस तरह की, साल दर साल आप लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन कितना बढ़ता है और किस तरह की बीमारियों से लोग आ रहे हैं। और अभी जो AQI है दिल्ली का, वो हद से ज्यादा गंभीर स्थिति में, दिल्ली NCR में। तो ये 2 बातें हैं, एक तो बहुत चिंता की बात है, दूसरी निराशा की बात है।
कि हमें ये पता है कि ये होने वाला है, पर इसके ऊपर जो भी अभी तक कदम उठाए गए हैं वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि लास्ट 4 दिनों में जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो 300 से ऊपर है। और ये आज के दिन में हम दिल्ली एनसीआर को बोलेंगे कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है आज के दिन में। इससे क्या असर पड़ रहा है, जैसे आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात भी करी, तो एक तो जो PM 2.5 और PM 10 की जो तादाद है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही एक्सट्रीम तक पहुंच गई है। और उसके लिए जो PM2 जो होता है वो एक तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा कराली की बर्निंग से, तीसरा जो आप डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं वो एमिशन से होता है फ्रॉम जो कार्स डीजल की बर्निंग से होता है। डीजल में पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है। सो इसका अंत नतीजा ये हुआ है कि एक तो दिल्ली का जो जो आंकड़े दिखा रहे हैं और जो आपने भी अभी बात करी कि जो एम्स की स्टडी में आया है, ये बहुत खतरनाक, जैसे इसको हम बार बार कहते हैं कि ये एक गैस टैंक बन गया है हमारे लिए। तो इसीलिए अभी इसके मैं बताता हूं आपको, जो जिन लोगों को ऑलरेडी फेफड़ों की बीमारी है, जैसे एस्थमा है, ILD है, इन लोगों को तो इस टाइम बहुत एक्सैसरबेशन हो रही है। हम देख रहे हैं हमारे OPD और इमरजेंसी में तादाद जो है एटलीस्ट डबल हो गई। दूसरा जो सबसे चिंतित मैटर है वो ये है कि बच्चों के ऊपर जो नाइट्रस डाइऑक्साइड का इफेक्ट पड़ता है वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ता है, और बच्चों का जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कर रहा है, उनके लिए सारी उम्र के लिए उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए ये इमरजेंसी हर साल ऐसा होता है, सर हर साल आपके साथ लोगों के साथ ये संपर्क करते हैं उसी बात के ऊपर, पर इसका हल आज तक नहीं निकला है। और जब आपने देखा एक बहुत अच्छी स्टडी आई कि NCR में रहने वालों की अगर जो पूरी लाइफ की अगर जो साइकिल देखेंगे हम, तो एवरेज 11 साल उनकी लाइफ कम हो सकती है एयर पोल्यूशन की वजह से। प्रदूषण की वजह से लगातार जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से NCR में एक तो लाइफ की क्वालिटी और दूसरे की जो आपकी उम्र है वो 11 साल औसतन कम हो सकती है प्रदूषण की वजह से। विवेक उपाध्याय जी, जैसा डॉक्टर नरेश त्रिहान भी कह रहे हैं कि हम हर साल इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक इंडिविजुअल के तौर पे हम उसमें पॉलिसी लेवल पे जहाँ पे ज़रूरत है इंटरवेंशन की वो नहीं कर सकते हम लोग। तो सरकारें इस वक्त क्या कर सकती थी? जो कदम उठाए गए हैं वो जाहिर है कि काफ़ी नहीं है। तो एक एक्सपर्ट के तौर पे आपके क्या सजेशन होंगे? इस साल, पिछले साल भी ये बात हुई थी, क्या अलग होना चाहिए था कि हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते इस महीने में? देखिए, इसमें प्रमुख कारण जो है कि जैसे कि हम दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली का खुद का योगदान जो है प्रदूषण में गाड़ियों से सबसे ज्यादा होता है। और पावर प्लांट्स गैस बेस्ड हो गए हैं, नेचुरल गैस से चल रहे हैं, परंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दिल्ली के आसपास 11 से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। उनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है और गाड़ियों से बहुत ज्यादा निकल रहा है। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनको काफी सख्त करना होगा, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर उसमें हम कमी लाते हैं तो उसका नतीजा ये है कि हम इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। ये स्टैंडर्ड सरकार को बनाने होंगे और उसको लागू करना होगा। BS6 स्टैंडर्ड्स गाड़ियों में लाए गए हैं, नई गाड़ियों में, परंतु पुरानी गाड़ियों की संख्या अभी बहुत ज्यादा है। पूरा NCR क्षेत्र जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा पुख्ता नहीं है, मेट्रो के सिर्फ भरोसे हम हैं। मेरे ख्याल से और भी साधन जो है मेट्रो के अलावा बसेस वो काफी कम हो गई हैं, बसेस का नेटवर्क कम है। अभी बनी हुई है जी, जो इमरजेंसी की बिल्कुल स्थिति है, अब 300 350 के ऊपर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई देता है, तो कई मेजर्स तो सरकार लागू करती है ग्रैप 1 है, ग्रैप 2 है। अभी जो स्थिति है उसमें अब गाड़ियों का इतना ज़्यादा एमिशन है, तो क्या इनके ऊपर कुछ रोक होनी चाहिए कुछ दिनों के लिए ही सही कि हवा साफ हो, जब हवा इतनी ख़राब है? तो
तो क्या इसके सजेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या होना चाहिए था? क्योंकि हर साल आप एक एक्सपर्ट के तौर पे, आप प्रोग्राम मैनेजर हैं एपीसीयू के, क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को हम अगले साल ये नहीं देखें? क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें एक साल का जो समय मिलता है उसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जरूर पुख्ता कर सकते हैं। ये काफी लंबा समय होता है जिसमें हम ये कर सकते हैं, और न सिर्फ जी। दिल्ली में कर सकते हैं, पूरे एनसीआर में हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या हमें काफी बढ़ानी होगी। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जो नई गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं उसमें हमें फिक्स कर देना होगा कि प्राइवेट व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या ज्यादा होगी, ताकि जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन है वो कम हो। पावर प्लांट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं किए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार को और सख्त जो होना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज भी नहीं किया जा रहा। वो इतनी महंगी है कि ज्यादातर लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं लेंगे। और दूसरे ये ऑड इवन जो बीच में करते थे, वो ऑड इवन क्या कारगर हुआ? ऑड इवन में ये फायदा होता है कि आपकी 2-3 दिन के लिए आप इसमें और बेनिफिट हर हो घर में सकता है, 4-5 परंतु गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ियां तो बहरहाल निकलती हैं। जी, तो उसमें यह है कि डीजल व्हीकल्स में पर्टिकुलरली जो फ्यूल वाइज अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो डीजल व्हीकल्स पुरानी गाड़ियों को हम हटा सकते हैं सड़कों से, और ऑड एंड इवन हम कुछ दिनों के लिए लागू कर सकते हैं जब सीवियर एयर क्वालिटी की गुंजाइश हो। अभी जो है और ये डॉक्टर त्रेहान पब्लिक इसको तो ट्रांसपोर्ट, सिवियर ही मानेंगे अभी डॉक्टर त्रेहान, इस समय तो ये लागू हो जाना चाहिए इस तरह के इमरजेंसी मेजर्स। हाँ, जरूर इंक्रीमेंटली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सिटीजन्स को, बच्चों को, जो एजेड लोग हैं जिनको लंग्स की बीमारी है, उनको इस स्थिति में ऐसा एक्सपोजर करना एक्चुअली बहुत खतरनाक है। तो हम एज सिटीजन, आप देखेंगे दो बातें, एक तो हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरे हम सिटीजन्स क्या कर सकते हैं। तो अगर जो हम सारे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपने व्हीकल को कम से कम चलाएं, जो लीजर ट्रैवल है उसको अभी बंद कर दें जब तक ये एयर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, कार पूलिंग करें, और जो गवर्नमेंट कर सकती है, जो हो भी रहा है ऑलरेडी, इज वो हाइब्रिड फ्यूल जो आ रहा है जिसमें एथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है, सो वो उसके ऊपर और जोर दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ये तब्दीली हो। दूसरा, जो व्हीकल्स BS3 वगैरह गए जिन पे बैन लगाया गया है, उनकी उसके ऊपर पूरा एनफोर्समेंट हो, तो पता लगे कि एटलीस्ट वो एमिशन तो कम हो रही है। सो ये कलेक्टिव है, क्योंकि 13% जो है वो व्हीकुलर ट्रैफिक से आ रही है, और 13% एक जैसे कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो PM 2.5 और 10 की बात करते हैं, वो पार्टिकुलर मैटर कंस्ट्रक्शन साइट से भी बहुत आता है। तो दिल्ली में काफी, हाँ, तो इसीलिए अगर जो ये कलेक्टिव मेजर्स लेंगे, कलेक्टिव मेजर्स लेने से हम फर्क कर सकते हैं, और होपफुली अगर, क्योंकि बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करना एक उपाय हो सकता है। और एक साल का जो समय है अब आगे आने वाले सालों के लिए, ये ठीक समय है जब इस पर कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर गंभीरता से काम हो सकता है। जैसा आप बता रहे हैं कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन है वो 14% है दिल्ली NCR में, दिल्ली में, और इसको काबू पाना काफ़ी ज़रूरी है। सब बहुत ख़तरनाक भी है ये एमिशन जो है। धन्यवाद आपका, आप दोनों का। डॉक्टर त्रेहान, हमारे पास इतना ही वक्त है इस पर चर्चा के लिए, और विवेक उपाध्याय, आप दोनों का धन्यवाद। अब एक ब्रेक ले रहे हैं हम, उसके बाद दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है उसकी स्थिति क्या है इस समय, देखेंगे आंकड़े। दिल्ली NCR में प्रदूषण के चलते सांस लेना जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली का औसत AQI 400 से पार दर्ज किया गया और हवा का स्तर लगातार बहुत ख़राब श्रेणी में है। दिल्ली में सबसे ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स मुंडका इलाके में है, जहां पर ये 431 तक पहुंच गया और लगातार स्मॉग देखा जा रहा है। इसके अलावा आनंद विहार में AQI 424, NCR के नोएडा में AQI 395,
गुरुग्राम में 337 और फरीदाबाद में 387 दर्ज किया गया। और आपको ये भी बता दें कि WHO द्वारा जो सेफ लिमिट AQI की है वो 100 के नीचे है। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।